All right. Hi everyone. Good evening. Good evening, Ashutosh. आवाज आ रही है मेरी? Can you guys see the screen? Great, great. अच्छा, लास्ट क्लास से मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दिए थे. डीपीपी दी थी आई थिंक. ट्राई करिए आप लोगों ने. हाँ हाँ, डेफिनेटली कुछ कुछ डाउट रहेंगे. मैं स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में नहीं डिस्कस कर रहा अभी डाउट्स. लेट मी कीप इट फॉर द लेटर पार्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर. अभी मैं जो हमारा कल का डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, कल एज इन लास्ट क्लास का डिस्कशन स्टार्ट हुआ था एटॉमिक स्पेक्ट्रम का, उसको मैं पहले प्रायोरिटी पे आगे बढ़ाना चाहूँगा, सो दैट बेस्ड ऑन इट फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए और टास्क और थोड़ा होमवर्क दे पाऊँ. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ थ्योरी फ्रॉम द लास्ट क्लास, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है? मैं एक बार अलाउड टू अनम्यूट कर देता हूँ. हाँ, बोलो दर्शन. सर, पोटेंशियल डिफरेंस और काइनेटिक एनर्जी में कोई रिलेशन है? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस. तो अपन ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टाइम पे पढ़ा था दैट अगर एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट कर सकते हैं. याद आ रहा है या बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, पुराना नोट्स नहीं रिवाइज का है? जी, रिवाइज। ये वाला, हाँ सर। charged particle is accelerated or retarded, it can be accelerated or retarded by an external potential difference ना. यस सर। एंड कैसे वो रिलेशनशिप होता है? डेल्टा के इज इक्वल टू मॉड क्यू के लिखते हैं अपन. करेक्ट. यस सर। ऑलराइट. एनी अदर क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ बोलो आशुतोष. सर, अगर एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया के ई मैक्स और के ई मैक्स जो है वो 0 है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट होगा? वो स्टेबल रहेगा या फिर कुछ और? नहीं नहीं, मतलब उसके लिए लाइक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू एग्जैक्टली कमेंट, बिकॉज जब हम लोग ये बोलते हैं दैट एनर्जी ऑफ फोटोन is equal to h nu naught plus ke max, and you are talking about a situation जब एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो वर्क फंक्शन के बराबर है, राइट? यस सर। तो अब बाय डेफिनेशन हम लोग इसको कैसे डील करते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं दैट व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा. तो इवन इफ when we are saying that nu is equal to nu naught and maybe there is no kinetic energy with the electron, but still what we have been able to do is we have been able to eject the electron out of the atom and take it far 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 away from the nucleus, right? Now that far far यस सर। far away could be the detector plate. Correct. यस सर। ठीक है. All right. Now लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में बताया था. Right, I think that was the discussion that we were doing in the last class. एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, किसी भी सैंपल के लिए
emission spectrum and absorption spectrum are inverse of each other, ये स्टेटमेंट भी समझाया था. एंड देन हम लोग फोकस कर रहे थे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के ऊपर, राइट. वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड that when hydrogen atom के electrons de-excite, then the radiations that they emit, उनको हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, राइट. एंड किस तरीके से हम लोग उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, नीटली सेग्रीगेट करते हैं, वो मैंने आपको समझाया था इन द नेम्स ऑफ दीज सीरीज. लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, ये मैंने एटलीस्ट आपको नाम याद रखने के लिए बोले थे. अगर मैं आपको बोलूं इनमें से किसी भी डी एक्साइटेशन का मुझे वेवलेंथ निकाल के बताओ, तो आप बता सकते हो. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू दैट ये बामर सीरीज का जो थर्ड लाइन है, इसको 1, इसको 2, इसको 3 अगर मैं बोलूं, थर्ड लाइन जो है, क्या इस डी एक्साइटेशन के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन एमिट हो रहा होगा उसका वेवलेंथ निकाल सकते हो? निकाल के दिखाओ क्विकली. एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेशन कर दो. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? हाँ, हाइड्रोजन एटम, ये राइट. एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू डेल्टा ई वाला, राइट. 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल टू व्हाट? जो ये एनर्जी गैप रहेगा 13.6 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, करेक्ट. 5 से 2 का डी एक्साइटेशन हो रहा है ना ये, ठीक है. मैंने 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर क्यों कर दिया? बिकॉज लाइक आई ऑलरेडी न्यू दैट डेल्टा ई नेगेटिव आएगा, तो मैं जस्ट उसका मॉड वैल्यू ले रहा हूं, बिकॉज द नेगेटिव साइन वुड एनीवेज मीन दैट द फोटोन इज गेटिंग एमिटेड, राइट. अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली नोटिस करना, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम पहले आया था या बोर्स मॉडल पहले आया था? वेल, जब हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली बोर्स मॉडल पहले हमने पढ़ लिया है, बट एटॉमिक स्पेक्ट्रम और द ऑब्जर्वेशंस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्चुअली पहले आई थी. सो लेट मी स्टार्ट टुडेज डिस्कशन ऑन दैट लाइन ओनली. सो आप नोटिस करना, atomic spectrum and its observations was in fact one of those experiments which wasn't getting explained by the wave theory of light. जैसा मैंने आपको याद हो तो स्टार्टिंग में
जब हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट डिस्कस करने वाले थे उसके जस्ट पहले बताया था मैंने that there were certain experiments which weren't well explained by the or satisfactorily explained by the wave theory of light, and उसमें मैंने एक experiment का नाम लिया था atomic spectrum. तो actually notice करना, this observation that when hydrogen atoms are excited and they are found to emit certain radiations, it was an observation that was made before Bohr's model, and the scientific community was struggling with trying to answer this question that ऐसा क्यों हो रहा है that हाइड्रोजन एटम से जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करके एक्साइट कर रहे हैं और उसमें से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो जब हम नोटिस कर रहे हैं तो वी आर सीइंग ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, सर्टेन वेवलेंथ्स. And that question was something which scientific community was trying to get an answer to. In fact, one of the scientists, ठीक है, नोटिस करना है यहाँ पर, scientists, he tried to understand the data of wavelengths that were getting emitted from the spectrum. ठीक है, रॉ एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्ट करा, and based on that data he came up with a pattern. ठीक है, वो पैटर्न कैसा था, that the wave number, or you can say 1 upon wavelength, that was being observed in the emission spectrum of hydrogen atom, they kind of followed a pattern that they were proportional to an expression written on the right hand side, that is 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, where n1 and n2 were some natural numbers. ठीक है, उस टाइम पे ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, बोर्स मॉडल तो एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, बट बस बाय लुकिंग एट द स्पेक्ट्रम, ठीक है, नॉट जस्ट हाइड्रोजन एटम बट सम अदर केसेस ऑल्सो, जो वेवलेंथ्स ऑब्जर्व हो रही थी इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ दीज एटम्स, एक पैटर्न निकल के आ रहा था, that the wave number or 1 upon wavelength is proportional to 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, where n1 and n2 are natural numbers. And this wasn't getting explained by wave theory of light. Why? Because wave theory of light के हिसाब से the concept of energy was continuous, that अगर हम लोग हाइड्रोजन का जो एटम है उसको एक्साइट भी कर रहे हैं, if we are exciting the atom of hydrogen, then the radiations that should be emitted should be continuous only, right? They shouldn't be something which are like some particular values, and that became a problem for that wave theory of light. Now Niels Bohr provided an explanation. Niels Bohr provided an explanation in not just subjective way but also numerical way. Niels Bohr ने क्या बोला? Niels Bohr ने बोला कि ये जो wavelengths आ रही हैं
ये पर्टिकुलर वैल्यूज क्यों आ रही हैं? बिकॉज all of this radiation that is coming out is because of electrons exciting, de-exciting between particular energy levels. Right? He established that model of atom that nucleus के around ऐसा नहीं होगा that electron will have some random values of energy. He established that model that around the nucleus electron must have certain allowed levels of energy only, and between those energy levels, when electrons are jumping, they are absorbing or emitting photons corresponding to the energy gaps. And that is why, rather than seeing any continuous spectrum, we are seeing a line spectrum. We are seeing particular wavelengths that are getting emitted in hydrogen atom का spectrum. सर ये रिपीट करेंगे? आप मुझे थोड़ा स्पेसिफिकली बताओ कि क्या चीज नहीं समझ में आई? मतलब मैं ऑलमोस्ट पिछले 15 मिनट से बोल रहा हूँ, तो मुझे 15 मिनट में क्या हुआ है वो तो बताओ, तभी तो मैं बताऊंगा क्या रिपीट करना है. ठीक है. सो एनीवेज, तो जो ये एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग थी, इसको नील्स बोर ने नॉट जस्ट सब्जेक्टिवली एक्सप्लेन करा दैट व्हाई वी वर गेटिंग पर्टिकुलर wavelengths out of the hydrogen atom. He also mathematically, numerically explained the data. कैसे? नील्स बोर ने अपना मॉडल तैयार किया एंड उसमें he in fact calculated the energy levels of electrons around the hydrogen या hydrogen like sample, and he did the calculations and presented that, you know, if you take some particular orbit, say some particular orbit ka de-excitation, compute the change in energy and equate it to the energy of the photon emitted, right, you should get lambda of the radiation that is coming. So you take different de-excitations and correspondingly different wavelength of radiations that would be emitting, you should get. तो ये जो theoretical data था, this actually matched with what the experimental observations were coming from the spectrum of hydrogen atom. And this became a validation of Bohr's model. That Niels Bohr ने जो सोचा था, जो thought process develop किया था, that electron randomly wouldn't be present around the nucleus anywhere. There would be only certain allowed orbits, and those allowed orbits would follow certain rule, like rule of quantized angular momentum. And as long as the electron is present in those orbits, it will neither lose nor gain energy. It will only lose or gain energy when it jumps between different orbits. Those postulates were now getting validated. So with this understanding, I would want you to also learn another way or another expression through which we can calculate the wavelength of photons or radiations emitted in the atomic spectrum or spectrum of, say, hydrogen atom or hydrogen like atoms. तो वो expression कैसा है? This expression is the older one, जो
निकाला गया था फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डेटा। जैसे मैंने आपको बताया था ना दैट 1/λ इज प्रोपोर्शनल टू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो उस प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता था एंड उसको हम लोग आज we give that a name after the scientist who figured out that pattern. We call that as Rydberg constant. ठीक है, सो अगर आपको किसी भी डी एक्साइटेशन के लिए, ठीक है, फॉर एनी डी एक्साइटेशन, ठीक है, हैपनिंग फ्रॉम n2 टू n1, ठीक है, ये n2 ऑर्बिट है और ये n1 ऑर्बिट है, राइट। सो फॉर एनी डी एक्साइटेशन हैपनिंग from some n2 orbit to some n1 orbit, the radiation of the photon that is emitted, its wave number, or you can say 1/wavelength, can be also given by this expression RH. RH stands for Rydberg constant. Now इसका वैल्यू आप मीटर इनवर्स में या सेंटीमीटर इनवर्स में जिसमें भी याद रखना चाहो वो लिख सकते हो। मीटर इनवर्स में रफली द वैल्यू इज 1.1 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स, और सेंटीमीटर इनवर्स में लिखना है तो 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। डिपेंडिंग अपॉन किस यूनिट में आप रिडबर्ग कांस्टेंट ले रहे हो, उसी यूनिट में आपका वेवलेंथ का आंसर आ जाएगा, ठीक है। Z stands for the atomic number of the single electron system and n1 n2 are the levels between which the de-excitation is happening, ठीक है। रिडबर्ग यूनिट ऑफ एनर्जी पे एक और चीज होता है, ठीक है, यहाँ पर तो हमने रिडबर्ग कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बट रिडबर्ग यूनिट ऑफ एनर्जी would correspond to the energy of that photon corresponding to the one जिसका वेव नंबर रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। देयर इज दिस टर्म कॉल्ड एज रिडबर्ग यूनिट ऑफ एनर्जी व्हिच यू माइट फाइंड इन सम क्वेश्चन हियर एंड देयर। उसको कैसे यूज करना रहेगा, जब वो क्वेश्चन आएंगे तो मैं वापस आपको इस डेफिनेशन पे लेके आके समझाऊंगा, ठीक है। नाउ नोटिस करना एंड चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज वन वे in which you can calculate the wavelength of any photon that got emitted upon de-excitation in hydrogen atom or any single electron atom। और दूसरा तरीका क्या था, द सिंपल बोर्स मॉडल का फॉर्मूला जो आप लोगों ने पहले सीखा हुआ था, ठीक है। नाउ एज अ प्रैक्टिस मैं आप लोगों को बोलूंगा दोनों को यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, ठीक है, दोनों तरीकों से, और फिर मैच करो, देखो कितना क्लोज इनफ आंसर आ रहा है, ठीक है। ट्राई करो। नहीं नहीं आमोद, वो दैट इज नॉट करेक्ट। आई डोंट नो कहाँ से आप लेके आए वो।
हम हाँ आदित्य आपका सही है, नहीं कुणाल काफी दूर है आंसर, आपने कुछ ज्यादा ही अप्रोक्सीमेशन ले लिया। नहीं, अभी तक तो सिर्फ आदित्य का ही आंसर सही था, बाकी किसी का भी आंसर, हाँ आमोद का जरूर क्लोज इनफ आ रहा है, ठीक है, बाकी किसी का भी सही नहीं है। क्यों इतना, कैसे डिफिकल्ट हो रहा है यार कैलकुलेशन में। हाँ ये विघ्नेश ने भी सही आंसर दिया है। Like you can use either of the two ways. ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, आप लोग देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करो। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होता है, n=3। ठीक है, इफ यू हैव मेड दैट मिस्टेक देन प्लीज रेक्टिफाई इट राइट अवे। एंड नेगेटिव में आंसर नहीं देना है जी। हाँ सी, मैंने यहाँ पर ये मॉड साइन लगा दिया एक तरीके से। आई नो दैट नेगेटिव आएगा आंसर बिकॉज यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है ना, फोटोन एमिट हो रहा है। ठीक है, बट मैं ऐसे उसका वेवलेंथ नेगेटिव में नहीं रिपोर्ट करूंगा। दैट नेगेटिव साइन विल जस्ट मीन दैट द फोटोन इज गेटिंग एमिटेड। ठीक है, सो इफ यू यूज द लेफ्ट हैंड साइड एंड डू द कैलकुलेशन तो आपका आंसर रफली 256 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, जो ये लेफ्ट वाला फॉर्मूला था अपना बोर्स मॉडल का जो अपन यूज करते हुए आ रहे थे, एंड इफ यू यूज द फॉर्मूला फ्रॉम द अबव डिस्कशन, ठीक है, तो उससे आपको रफली ऐसे 2.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर या 2.55 इंटू 10⁻⁻7 मीटर का आपको आंसर आ जाएगा इफ यू यूज द रिडबर्ग कांस्टेंट इन द यूनिट्स ऑफ मीटर इनवर्स। ठीक है, इफ यू यूज दैट वैल्यू एंड पुट द डेटा एज इट इज, z का वैल्यू 2 पुट करने का है, राइट, बिकॉज ये हीलियम आयन के बारे में बात करा जा रहा है। एंड 1/1 square minus 1/3 square because the de-excitation is happening from n=3 to n=1, right? नाउ जिसका आंसर मैच नहीं करा है, आपने कहां पर कौन सी एरर करी है, प्लीज फिगर आउट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, एंड try and understand each and every word in the question is very important. नहीं नहीं, देखो आमोद, आपको ये चीज के बारे में ध्यान रखना है दैट hc/lambda was 13.6 into z square 1/n1 square minus 1/n2 square। ये हम तब यूज करते थे लाइक राइट हैंड साइड ईवी की यूनिट्स में था, और यहाँ पर भी वेवलेंथ हम लोग ईवी की यूनिट्स में एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर आपको रिडबर्ग कांस्टेंट निकालना है तो फिर मैं रेकमेंड करूंगा कि सब कुछ एसआई यूनिट्स में करो। ठीक है, देन मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू खुद से निकालनी है, समझ में आया ना, एसआई यूनिट्स में वर्क करना पड़ेगा सब कुछ,
ताकि ऐसा यूनिट में आंसर आ पाए रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू का। हेलो सर। हाँ सर वो रिडबर्ग एनर्जी, रिडबर्ग यूनिट ऑफ एनर्जी वाला कंसेप्ट एक बार फिर से बताओ। हाँ हाँ, वो एक्चुअली मैंने ज़्यादा अच्छे से बताया नहीं, वो मैंने जल्दी जल्दी स्किप कर दिया, क्योंकि वो मैं बाद में वापस रेफर करूँगा जब एक आध क्वेश्चन डिस्कस होगा। सो जैसे एक यूनिट ऑफ एनर्जी, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी यूनिट्स ऑफ एनर्जी पढ़ी हुई हैं, जूल, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो वैसे ही एक और यूनिट ऑफ एनर्जी है विच इज कॉल्ड एज रिडबर्ग यूनिट ऑफ एनर्जी। यस सर। ठीक है, एंड इसका कैलकुलेशन कैसा रहता है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन दैट करस्पॉन्ड्स टू द वेवलेंथ, और सॉरी दैट करस्पॉन्ड्स टू द वेव नंबर इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, राइट। सो किसी वेव नंबर की वैल्यू इतनी है तो आप इस फोटोन का एनर्जी निकालोगे, वो क्या रहेगा, एच सी बाय लैम्डा, या फिर यू कैन से एच सी इंटू न्यू बार, है ना। हाँ सर। ये आप न्यू बार का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एच और सी का तो आपको पता ही है, एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज 1 रिडबर्ग यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आपको 1 रिडबर्ग यूनिट और जूल्स के बीच का इंटर कन्वर्जन भी मिल जाएगा। वो वैल्यू मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है बिकॉज इट इज इन रेलेवेंट फॉर यू टू नो दैट वैल्यू, ठीक है, हाँ सर। but it is just simply speaking equal to the ionization energy of the hydrogen atom। ठीक है, कैसे, अगर आप यहां पर इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से 1 डी एक्साइट कर रहे हो, ठीक है, 1/1² माइनस 1/infinity², राइट, तो ये टर्म, ये 1/infinity तो कैसा हो जाएगा, 0, ठीक है, हाँ सर। राइट, एंड जो वेव नंबर आ जाएगा, या यू कैन से 1/λ है, वो किसके बराबर आ जाएगा, रिडबर्ग वैल्यू के बराबर, राइट, एंड उस फोटोन की एनर्जी आपको ऑलरेडी पता है, जो थर्ड मतलब आउटसाइड द एटम से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे डी एक्साइटेशन होगा या फिर आयोनाइजेशन होगा, जो उसका उल्टा प्रोसेस है, वो वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन सर। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाँ सर। ठीक है, तो जस्ट एक दो क्वेश्चन में कई बार ये यूज हुआ है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा बाद में जब क्वेश्चन के साथ में आएगा, मैंने नोट्स में बस डालने के लिए डाल दिया है, आई डोंट वांट टू डाइग्रेस एक्चुअली देयर, इसलिए मैंने फटाफट स्किप कर दिया था। ठीक है, नाउ विद दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, विद दिस बेसिक प्रैक्टिस, अब अगर मैं आपको किसी भी डी एक्साइटेशन का, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए बोलूं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपका प्रैक्टिस कराया था, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर डी एक्साइटेशन से, फॉर एग्जांपल 4th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का वेवलेंथ का कैलकुलेशन करने के लिए बोलूं इन यूनिट्स ऑफ एंगस्ट्रॉम या इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट आर, तो आप मुझे अब वो कैलकुलेशन करके बता सकते हो। ठीक है, हाउएवर क्वेश्चंस को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कराया जाता है, ठीक है, सिंपल चीजें हमें पसंद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, नाउ इन टर्म्स को डालने से जस्ट लाइफ थोड़ी सी और डिफिकल्टी हो जाती है, अदरवाइज अच्छा खासा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को आपने समझ भी लिया है और उस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चंस भी आंसर करने लग गए हो। ठीक है, बट you might come across certain terms in certain questions which will make that question little difficult for you to comprehend कि आखिर पूछना क्या चाहता है। So unfortunately हम लोगों को वो टर्म्स समझनी पड़ेंगी, उन टर्म्स का मीनिंग क्या होगा, एंड स्टार्टिंग में आई कैन गारंटी यू दैट आपको कंफ्यूजन होगा, because those terms aren't something which are very intuitive. In fact,
उनका नाम आपको लगेगा कि उल्टा क्यों बोला हुआ है, ठीक है, एंड दैट विल बी अ चैलेंज टू स्टार्ट विद, बट थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद में आपको अपने आप धीरे धीरे उनका आदत हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा, तो मेरे साथ चलना। सबसे पहला टर्म होता है लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ अ स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है। क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे, डिटरमाइन लैम्डा मैक्स ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम प्लस आयन। नाउ इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में कैसे स्टेप बाय स्टेप थॉट्स आएंगे। सबसे पहले आप सोचोगे हीलियम प्लस आयन, गुड इनफ, मतलब Z का वैल्यू 2 लेना है। देन आप सोचोगे लाइमन सीरीज, सो लाइमन सीरीज से आपको क्या याद आता है, व्हाट इज इट दैट लाइमन सीरीज ब्रिंग्स इनटू योर माइंड। व्हाट वाज लाइमन सीरीज, लास्ट क्लास के नोट्स देख लो एक बार पहले। करेक्ट, एनी डी एक्साइटेशन हैपनिंग टू ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, गार्गी यहाँ पे नोटिस करना, अल्ट्रावायलेट सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है। लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में है, ये हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए रिजल्ट निकाले हैं। हीलियम प्लस के लिए, लिथियम 2 प्लस के लिए, किसी और एटम के लिए कैसा होगा, वी कांट से फॉर श्योर, ठीक है। सो ओके, लाइमन सीरीज से आपको ये समझ में आया, ऑल डी एक्साइटेशंस हैपनिंग टू n इक्वल टू 1। अब इसमें से कौन सा डी एक्साइटेशन होगा जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। इन हाँ, कुछ कह रहे थे। राइट, जैसा मैंने गेस किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गेस करा है, कुछ स्टूडेंट्स ने गेस करा है 2 to 1 और कुछ स्टूडेंट्स ने गेस करा है इंफिनिटी टू 1। कौन सही है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, गुस्सा आता है कि ये क्या नॉनसेंस है। द करेक्ट आंसर इज 2 to 1, ठीक है, बिकॉज व्हेन आई सेड लॉन्गेस्ट लाइन, ठीक है, प्लीज यहाँ पे नोट करना, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, नॉट एज पर द डायग्राम, ठीक है। डायग्राम देखकर मत देखना कि कौन सी सबसे लंबी लाइन दिख रही है उसको हम लोग बोल देते हैं, नहीं, ये जो लॉन्गेस्ट है ये रेफर कर रहा है वेवलेंथ को, ठीक है। वेवलेंथ लॉन्गेस्ट कौन सी होगी, विच विल करस्पॉन्ड टू द लीस्ट एनर्जी गैप। अब एनर्जी गैप के पर्सपेक्टिव से आपको पूछ रहा हूं, क्योंकि ये जो डायग्राम था ये एनर्जी डायग्राम था, राइट, दिस वाज नॉट वेवलेंथ डायग्राम, दिस वाज द एनर्जी डायग्राम, कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट डी एक्साइट कर रहा है। तो इसमें कौन सा एनर्जी गैप है जो कि सबसे कम है, दैट इज 2 to 1, ठीक है। मतलब ये जो डी एक्साइटेशन है लाइमन सीरीज के, ठीक है, इसमें आप एक एक करके इनका कैलकुलेशन भी करोगे तो यू विल फाइंड द लीस्ट एनर्जी इज करस्पॉन्डिंग टू द n equal to 2 to n equal to 1 transition, and that is what the longest line of a spectral series is, ठीक है। now can you get me the answer in terms of Rydberg constant, ठीक है, r, कैपिटल R के टर्म्स में ये लैम्डा निकाल सकते हो फटाफट।
ऑलराइट, काफी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है 4/3R। करेक्ट। हाँ, अब आप R का वैल्यू डाल दोगे, लेट से आपने यूनिट्स में डाल दिया, तो फिर मीटर में आपका वेवलेंथ का वैल्यू, ठीक है। ऑलराइट, नाउ if I ask you this question with this term, like ये टर्म क्या हो गया? आप शॉर्टेस्ट लाइन, कौन है ये भाई? आप दूसरा माइक्रोफोन यूज करो, ठीक है। आपका जो माइक है उसके तार में कुछ शॉर्ट हो रखा है, इसके लिए वो म्यूट अनम्यूट बार बार अपने आप हो रहा है एंड दिस डिस्टर्बेंस इज कमिंग। नाउ ये वाला वेवलेंथ नोटिस करना, शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज क्या है? कैन यू नाउ मेक अ गेस? Shortest line of a spectral series will be the line corresponding to the maximum energy gap, ठीक है, minimum wavelength maximum energy gap. So for example, let's say if I ask you what is the shortest line, ठीक है, lambda min या फिर shortest line of Balmer series in hydrogen atom पूछूंगा, ठीक है, Balmer series का पूछ रहा हूं, तो क्या आंसर रहेगा आपका? करेक्ट, n इक्वल टू इंफिनिटी से n इक्वल टू 2, राइट। यहाँ पर जैसे ही आप क्वेश्चन रीड करोगे, हाइड्रोजन एटम देख के पहला चीज दिमाग में आएगा, अच्छा z इक्वल टू 1। फिर बामर सीरीज सुन के आपके दिमाग में आएगा कि ऑल डी एक्साइटेशंस हैपनिंग टू n इक्वल टू 2, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, ऐसे ऐसे करते हैं इन्फिनिटी से 2। अब इसमें मिनिमम वेवलेंथ किसकी होगी? ठीक है, अगेन डोंट गो एज पर द डायग्राम, ठीक है, नॉट एज पर द डायग्राम, सोचना पड़ेगा। The shortest wavelength would be the one which would be corresponding to the maximum energy gap, which will be from infinity to 2. Huh. Can you get me the value in terms of Rydberg constant? What will be the lambda? दर्शन रेसिप्रोकल होगा ना जो आपने लिखा है उसका। Correct. 4 upon r, right? 1 upon lambda is equal to r z square. 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, right? ये n2 से n1 डी एक्साइटेशन का फॉर्मूला है ना, तो n2 यहाँ पर इंफिनिटी है और n1 2 है ना।
तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ अपन निकाल रहे हैं। 1/infinity क्या हो जाएगा? दिस विल बी 0। ठीक है, ऑल राइट। अब एक और टर्म नोटिस करना, विच इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ अ स्पेक्ट्रल सीरीज। नाउ फर्स्ट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज का मतलब क्या हो जाएगा? दिस विल बी एज पर द डायग्राम। ठीक है, कोई भी स्पेक्ट्रल सीरीज की बहुत सारी लाइंस में से हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन विल बी द लेफ्ट मोस्ट लाइन, सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, एंड देन लास्ट लाइन भी आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स से इफ आई आस्क यू to do this quick calculation, what will be the wavelength of the first line of bracket series in hydrogen atom? R के terms में निकालना, Rydberg constant के terms में, don't need to calculate or put its value. All right, so काफी लोगों ने हाँ लेफ्ट टू राइट जाना है, हम लोगों को उस हिसाब से बोलना है। फर्स्ट लाइन ब्रैकेट सीरीज विल बी all d excitations happening from n equal to 7, sorry, all d excitations happening to n equal to 4। ठीक है, तो 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसमें फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा? 5 से 4। एंड ये अब आप फॉर्मूला में आप पुट कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू 400/9r। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट कब करता है? व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन इज इन अ हायर एनर्जी ऑर्बिट, तब वो डी एक्साइट करेगा ना। उसका नेचुरल स्टेट तो ग्राउंड स्टेट है। अब ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए इट कैन चूज वेरियस पाथ्स, डायरेक्ट आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है। ऑलराइट, व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? Calculate the wavelength of second line of Balmer series in helium plus ion.
आर के टर्म्स में निकालो अगेन। ऑलराइट, क्या आंसर आएगा? हीलियम प्लस आयन मतलब Z इक्वल टू 2 का वैल्यू, बामर सीरीज मतलब ऑल डी एक्साइटेशंस हैपनिंग टू 2, एंड उसमें सेकंड लाइन वुड बी 4 से 2। ये आपने फिगर आउट कर लिया, देन बाकी तो फॉर्मूला में डालना है, लैम्डा इज इक्वल टू 4/3r आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ एज आई कैन सी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया है। ठीक है, काफी सारों ने सही भी दिया है, बट देन देयर आर सम जीनियस वंस जिन्होंने कुछ स्पेशल करा है इस क्वेश्चन में। आई होप दो स्टूडेंट्स आर एबल टू रियलाइज क्या स्पेशल करा है उन्होंने। देर आर एबल टू फिगर आउट कि कहाँ पे उन्होंने अपना जीनियस शोकेस करा है, एंड आर एबल टू लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स। ठीक है, ऑलराइट, चलो लास्ट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज या सीरीज लिमिट क्या होगा? लाइक आई डोंट नीड टू नाउ रीआइटरेट दिस, आई थिंक काफी ऑब्वियस हो जाएगा। ठीक है, सीरीज लिमिट जो काउंट हम लेफ्ट से राइट करें तो राइट मोस्ट लाइन वुड बी द लास्ट लाइन ऑफ दैट सीरीज, राइट? सो ये सीरीज लिमिट वर्ड भी यूज करा जाता है इसके लिए। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम, व्हाट वुड बी द आंसर? करेक्ट, 1/r, नॉट r। हर्षदा, वेवलेंथ पूछा ना, वेव नंबर थोड़ा ना पूछा था। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, एक ऑप्शन r भी होगा, एक ऑप्शन 1/r भी होगा, और फिर जो लोग केयरलेस मिस्टेक करेंगे उनको नेगेटिव नंबर्स ही मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, जस्ट एक मिनट दो, मैं आंसर रब करता हूँ। हाँ, क्विक क्वेश्चन,
First line of the spectral series will be its longest line. Yes. What about this one? करेक्ट, ये भी आपका ट्रू हुआ. ठीक है, राइट. सो आई थिंक आपको अब एक गुड इनफ आइडिया लगा है ऑफ हाउ दीज टर्म्स आर यूज्ड इन क्वेश्चंस. ठीक है. Still, I'm sure that you would have made mistakes. You would have not been able to get the answer in the first attempt. ठीक है. एंड दैट इज ओके, क्योंकि अभी नया नया टर्म सीखा है, हाथों हाथ एक साथ दिमाग में नहीं घुसा होगा. ठीक है. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट आप लोग साथ साथ में फेयर नोट्स नहीं बना रहे हो, तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है. बट आई थिंक जब आप फेयर नोट्स बनाते हो बाद में, तो you are able to revise, you are able to resolve these questions, which should definitely give you a much more important boost in terms of how these terms are going to be used in questions. ठीक है. अभी जितना रिटेन कर पा रहे हो उसके बेसिस पर लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन. ठीक है. एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन. इफ you are smart about it, maybe you can do it faster. ठीक है, ट्राई करो.
ठीक है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर देना शुरू करा है। अभय आपका करेक्ट है, सुशांत, अमोद, हर्ष, दर्शन, मंथन, शुभम करेक्ट। बाकी लोगों का नहीं है। हाँ राइट आशुतोष। सो आप लोग इसको मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। एक लॉन्ग तरीका तो हो जाएगा कि आप बैठ के हर एक का कैलकुलेशन करने लग गए एंड देन फिर ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक कर रहे हो। ठीक है, उसमें से भी कुछ ऑप्शंस तो आप लाइक इजीली रिजेक्ट कर सकते हो। Like something like C option will definitely not work because all the wavelengths are going to be positive. How can the sum of positive numbers be equal to 0? So that's a very stupid option. ठीक है, बाकी ऑप्शंस चेक करने के लिए भी अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज करो इन ट्रांजिशंस को, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, राइट, तो उसमें आपको कैसा दिखेगा? That first line of Lyman series is 2 to 1 and second line is 3 to 2, and the first line of Balmer series is first line is Lyman series is 2 to 1, second line is 3 to 1, and the first line of Balmer series is 3 to 2. Now can you look at the energy gaps and comment that blue plus red energy gap is equal to green energy gap? राइट, सो यहां से आप कह सकते हो दैट डेल्टा ई, जो कि ये ब्लू में लिखा है, प्लस सॉरी वही रेड में था, 3 to 2 रेड में है, 2 to 1 ब्लू में है, दैट इज इक्वल टू 3 to 1, and then correspondingly you can write them as their respective hc by lambdas. तो आप जो रिलेशनशिप यहाँ पर था lambda 1 lambda 2 lambda 3 वो यहाँ पे पुट कर दोगे, ये hc by lambda 3 आ जाएगा। ठीक है, ये hc by lambda 1 आ जाएगा एंड ये hc by lambda 2 आ जाएगा। So you get the relationship between lambda 1 lambda 2 and lambda 3. क्लियर है? ऑल राइट, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
इसमें आप नोटिस करोगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 2h अपॉन पाई. नाउ एंगुलर मोमेंटम क्या होता था? nh अपॉन 2 पाई. तो इसका मतलब n क्या आ गया? 4. एंड डी एक्साइटेशन टू द नेक्स्ट लोअर एनर्जी लेवल दैट विल बी n इक्वल टू 3. तो 4 से 3 का डी एक्साइटेशन है. एंड करस्पॉन्डिंगली इससे आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 16 minus 9, that is 7, है ना? 144 upon 7r, right? D option will be the correct answer. ठीक है, right? What will be the shortest wavelength of Paschen series of lithium 2 plus ion? Quickly बता दूं. करेक्ट, सी ऑप्शन आंसर रहेगा. लिथियम 2 प्लस आयन मत भूलना ना, ये n का वैल्यू भी 3 रहेगा. एंड शॉर्टेस्ट लाइन मतलब मैक्सिमम एनर्जी का लास्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज मतलब इंफिनिटी से 3. ठीक है, अच्छा. सो आई थिंक गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो कि आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं. ऑफ कोर्स इसमें थोड़े से और ट्रिकी क्वेश्चंस भी रहते हैं, विद टाइम आपके साथ शेयर करूंगा मैं. ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट इसी के अंदर समझना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर ही, विच इज अबाउट मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस और मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक फोटॉन्स फॉर अ गिवन डी एक्साइटेशन. हाउ डू वी कैलकुलेट दैट? सो एक एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. So for example, let's say the question है आपके सामने that you have a sample of hydrogen atom, right? And इसमें सबके सब एटम्स फोर्थ ऑर्बिट से डी एक्साइट कर रहे हैं. ठीक है, कहां पे जाएंगे? इवेंचुअली ग्राउंड स्टेट पे जाएंगे इवेंचुअली. तो बट आपसे पूछा जा रहा है that what can be the maximum number of spectral lines that can be observed, or what can be the maximum number of unique photons that can be observed. तो आप क्या करना शुरू करोगे? आप बोलोगे चलो विजुअलाइज करते हैं. ठीक है, 4 से 1 इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होना है. अब कैसे कैसे हो सकता है? ठीक है, सो यू विल स्टार्ट ड्रॉइंग दैट अप. 4 से 1 डायरेक्टली हो सकता है, राइट? या फिर 4 से पहले 2 जाए और फिर 2 से 1 जाए, या फिर 4 से पहले 3 जाए और 3 से डायरेक्टली 1 चला जाए, या फिर 4 से 3 जाए फिर 3 से 2 जाए, 2 से फिर 1 जाए. और कोई तरीका तो नहीं हो सकता डी एक्साइट होने का, यही तरीके दिख रहे हैं. अब इसमें लाइक व्हेन वी हैव अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हो सकता है कुछ एटम्स इस तरीके से डी एक्साइट कर गए हो सकता है कुछ इस तरीके से, हो सकता है कुछ इस तरीके से. लाइक चांसेस आर दैट कोई ना कोई तरीका फॉलो करके एटम्स डी एक्साइट हो ही रहे होंगे. नाउ इफ आई वांट टू काउंट द यूनिक नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो वो कैसा दिखेगा? लेट मी स्टार्ट पुटिंग नेम्स टू इट. जो 4 से 1 का डी एक्साइटेशन हुआ उसके करस्पॉन्डिंग फोटोन का नाम लेट से मैं ए रख देता हूं. ठीक है, एक यूनिक एनर्जी गैप रहेगा 4 से 1 का, तो एक यूनिक वेवलेंथ का फोटोन भी एमिट हो रहा होगा. 4 से 3 में नोटिस करो, 4 से 3 में कैसा है? 4 से 3 में, सॉरी 4 से 2 इनफैक्ट
ये भी एक यूनिक एनर्जी गैप है, इसके करस्पॉन्डिंग फोटोन को मैं लेट से बी बोल देता हूँ। 2 से 1 ये भी एक यूनिक एनर्जी गैप है, इससे एमिटेड फोटोन को मैं सी बोल देता हूँ। 4 से 3 ये भी अभी तक का यूनिक ही था, इसको मैं डी बोल देता हूँ। और 3 से 1 ये भी अभी तक ऐसा कोई दिखा नहीं फोटोन, इसको मैं ई बोल देता हूँ। अब 4 से 3 ये तो ऑलरेडी दिख चुका है मुझे, इसका नाम तो डी था। 3 से 2 इसके जैसा तो नहीं दिखा अभी तक कोई भी, दिस इज यूनिक, इसको मैं एफ बोल देता हूँ। एंड देन 2 से 1 ये मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, इट इज नॉट यूनिक, इसको मैं सी बोल देता हूँ। नाउ बाय डूइंग दिस basic counting, can I see how many unique photons are emitted? The answer is 6. ठीक है, अब यही चीज अगर लेट से मैं आपसे पूछूं एज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसी में ये पार्ट ए था, ये पार्ट बी मान लो, हाउ मेनी ऑफ दीज आर इन द विजिबल रीजन, क्या आंसर रहेगा आपका? Right, you can simply do the counting that यूनिक विजिबल रीजन में कौन से रहेंगे? बामर सीरीज के रहते हैं फर्स्ट 4 लाइंस, राइट, ये आपको याद आएगा कॉन्सेप्ट। एंड इसमें बामर सीरीज के ट्रांजिशंस कौन से दिख रहे हैं आपको? एक 4 से 2, एक 3 से 2। ठीक है, मे बी इफ यू वांट टू गेट इनटू राइटिंग दिस इन अ मोर क्लियर मैनर, तो आप इन सबको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। ठीक है, जैसा अपन ने पहले डिस्कस किया हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये कैसे दिखेंगे? ठीक है, ऑल डी एक्साइटेशंस हैपनिंग टू n इक्वल टू 1, उनको मैं एक साथ लिख दूंगा। ऑल डी एक्साइटेशंस हैपनिंग टू n इक्वल टू 2, उनको मैं एक साथ लिख दूंगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो नाउ आई कैन क्लियरली सी, ठीक है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज एंड पास्चन सीरीज, नहीं लाइमन बामर पास्चन, पास्चन ही आएगा, करेक्ट। तो इसमें मुझे कितने दिख रहे हैं ये विजिबल रीजन के बामर सीरीज के? 2 दिख रहे हैं, राइट। अच्छा, अब यही चीज को अगर मुझे किसी जनरल डी एक्साइटेशन के लिए काउंट करना होगा, तो आप इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, मैं डेरिवेशन नहीं दिखा रहा हूँ आपको, बट अगर आपको करना भी पड़ा डेरिवेशन तो इट इज प्रिटी सिंपल। इसी तरीके से आप ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये काउंटिंग आ जाएगी 3 + 2 + 1, वैसे ही अगर मान लो किसी n लेवल से डी एक्साइट हो रहा होता, तो आपका आंसर रहता ऐसे n + n - 1 प्लस सो ऑन सो फोर्थ टिल 1। ठीक है, और उसको जब हम काउंट कर लेते हैं तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला बन जाता है, दैट मैक्सिमम सच, एक मिनट, मैक्सिमम सच photons or maximum such unique photons or maximum such spectral lines are equal to delta n into delta n plus 1 upon 2। ठीक है, where delta n is equal to n2 minus n1। समझ में आया ये फॉर्मूला? ठीक है, डेरिवेशन नहीं करा है मैंने, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखवा दिया है फॉर यू टू प्रैक्टिकली यूज।
So let's say if I ask you a question, something in this way, um, let me put that question. Just give me 1 minute. हाँ, क्या रहेगा आंसर?
ऑलराइट, आंसर्स आ गए हैं। हाँ, seems A option is the correct answer. एक बार इनफैक्ट डबल चेक कर लेते हैं। ठीक है, बाय लुकिंग एट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, राइट। कैसा क्वेश्चन का लैंग्वेज, कैसा क्वेश्चन का लैंग्वेज है दैट एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, जिसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 से, ठीक है, किसी हायर n पर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, ठीक है, बाय अब्सॉर्बिंग सर्टन फोटोन, ठीक है, ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। नाउ ऑफ कोर्स एक्साइटेड स्टेट में तो इसको रहना पसंद नहीं है, ठीक है, इट विल डी एक्साइट and it can de-excite in multiple ways. We don't know exactly how much because we don't know the value of n. However, the key piece of information is that 15 different spectral lines are observed when this de-excitation occurs. ठीक है? So, by looking at the formula that 15 should be equal to delta n into delta n plus 1 upon 2, we can simply guess that the delta n value is 5, right? That is n minus 1 is equal to 5, which means n is equal to 6. Now, based upon that, can you tell सर me? हाँ बोलो। सर डेल्टा एन 5 कैसे? 5 इंटू 6/2 15 होगा ना। देखो, या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो या थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल कर लो, क्योंकि जो डेल्टा एन का वैल्यू है वो कोई होल नंबर, नेचुरल नंबर ही आने वाला है, यस सर। ठीक है। अब विद दिस नॉलेज आप लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। 12400 upon lambda in angstrom will be equal to 13.6 into 1 upon 1 square minus 1 upon 6 square, एंड यहां से आपका लैम्डा का वैल्यू आएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे करा? ओके, अब एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। गिव मी 1 minute, लेट मी अगेन रिमूव द आंसर। Just 1 minute. All right. ट्राई करो ये क्वेश्चन, ठीक है। एक ही ऑप्शन करेक्ट है,
Now, those students who are giving A option as an answer, let me clarify, A option is not the answer. ठीक है, एटलीस्ट मैं इतना क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ए ऑप्शन आंसर नहीं है. क्यों? क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग है इस क्वेश्चन में. दैट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इट इज एन आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम. इट्स नॉट अ सैंपल. ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने कराया था आपको वो सिर्फ सैंपल पर ही वर्क करता है. क्यों? क्योंकि सैंपल में बहुत सारे एटम्स हैं, तो कोई किस तरीके से डीएक्साइट होंगे, कोई किस तरीके से डीएक्साइट होंगे, राइट? सारी पॉसिबल यूनिक लाइंस हमें ऑब्जर्व हो जाएंगी. बट यहां पर तो एक ही सिंगल एटम के बारे में बोला जा रहा है जो कि 5 से 1 डीएक्साइट हो रहा है. ठीक है, मतलब एज इन 5 से डीएक्साइट हो रहा है, बट कैसे हो रहा है वो पूछा जा रहा है. सो कैन इट एमिट 10 photons? Can it emit 6 photons? What would be the answer? अब काफी सारे स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दे रहे हैं. सो इसमें ना तो 10 photons ना तो 6 photons. If I ask you what is the maximum photons that can be emitted, तो अब आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा. ठीक है, आपको एकदम क्रूड एनालिसिस करना पड़ेगा बेसिक तरीके से. आप 5 से 1 जितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं डीएक्साइट होने के वो सब ड्रॉ करोगे. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है. ठीक है, टाइम लगेगा बट यू शुड बी एबल टू ड्रॉ. सिंपल काउंटिंग है, कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं है. 5 से 1 डायरेक्टली हो सकता है. ठीक है, 5 से 2 या 2 से 1. ठीक है, या 5 से 3, 3 से 2, 5 से 3, 3 से 2, 2 से 1. या फिर 5 से 4, फिर 4 से डायरेक्टली 1. या फिर 5 से 4, 4 से 2 और 2 से 1. या फिर 5 से 4, 4 से 3, 3 से डायरेक्टली 1. या फिर 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1. ठीक है, एक साथ काफी फास्ट फास्ट मैंने बोल दिया, बट साथ में मैं ड्राइंग पे भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपको मैं काउंटिंग करने के लिए बोलूँ तो आप खुद भी थोड़ी प्रैक्टिस के साथ में कर पाओगे. अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सैंपल नहीं है. अगर सैंपल होता, खूब सारे एटम्स होते, तो हम बोलते कि कुछ एटम ऐसे डीएक्साइट हो गए, कुछ ऐसे हो जाएंगे, कुछ ऐसे हो जाएंगे, राइट? सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं और फिर आप इनमें यूनिक काउंटिंग करो और फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर दे दो. यहां पर कैसा है, सिर्फ एक ही आइटम है. एक एटम जो है वो इनमें से कोई एक ही तरीके से डीएक्साइट हो पाएगा. ठीक है, और मैक्सिमम फोटॉन्स कब एमिट होंगे? जब वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप डीएक्साइट हो. क्या ऐसा कोई कंपल्शन है
नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, वो फोटोन कैसे भी डी एक्साइट हो सकता है। इसीलिए आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे द ऑप्शंस आर स्टार्टिंग विद द वर्ड कैन, ठीक है, मस्ट वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, बस वो जज करना है। तो व्हाट आर द मैक्सिमम फोटॉन्स दैट कैन बी एमिटेड? द आंसर वुड बी, इफ इट गोज इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर, तो 4 फोटॉन्स मैक्स एमिट हो सकते हैं, यूनिक फोटॉन्स, ठीक है। नाउ सी ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कैन इट एमिट 2 फोटॉन्स इन यूवी रीजन? ये आंसर भी गलत हो जाएगा। क्यों? यूवी रीजन का फोटॉन कौन सा होता है? इफ यू रिमेंबर, amongst all these lines only the ones which are in the Lyman series वो UV region के, राइट। एंड मैं इनमें से कोई सा भी तरीका देख लूं जिससे वो डी एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन, लाइक यूवी तो एक ही हो सकता है ना, ठीक है, क्योंकि एक बार n इक्वल टू 1 पे डी एक्साइट हो गया तो फर्दर डी एक्साइट होना बंद हो जाएगा, राइट, ग्राउंड स्टेट पे आ ही जाएगा ना यूवी फोटोन एमिट करने पर। तो 2 फोटॉन्स तो एमिट कर ही नहीं सकता यूवी रीजन के, एंड दैट इज वेयर देन the last option would automatically be correct, but you can also judge by looking at various options in which the de-excitation can happen, that can the infrared photon be followed by a visible photon? Well, if you notice, यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, एक इंफ्रारेड फोटोन निकला उसके बाद विजिबल निकल रहा है, यहाँ पे भी होता हुआ दिख रहा है, इंफ्रारेड फोटोन के बाद में विजिबल फोटोन, ठीक है, इंफ्रारेड के बाद में विजिबल यहाँ पे भी होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है मैंने इनका यूवी, इंफ्रारेड और विजिबल ये सब कैसे लिखा है, राइट। लाइमन सीरीज वाले जो थे वो सब यूवी लिख दिए, बामर सीरीज वाले जो है वो सब विजिबल लिख दिए, जो पाश्चन और ब्रैकेट सीरीज वाले हैं वो सब इंफ्रारेड लिख दिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं लगा, आपको फंडामेंटली जज करना पड़ा, देखना पड़ा और फिर आंसर करना पड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, समझ में आया? ऑलराइट, एक और क्वेश्चन ट्राई करना, इसमें भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, थोड़ा आपको खुद से ही दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला वाला क्वेश्चन करा दूंगा तो फॉर्मूला तो ठीक है, आप बहुत देर से अप्लाई कर ही रहे हो, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
ये यहां पर नोटिस करना, there are only 2 hydrogen atoms, again not a sample, ठीक है, implies no formulas, ठीक है, no डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लगाने का और आंसर निकालने का, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है कि कितने हाइड्रोजन एटम्स है क्या है, तो आप अज्यूम कर सकते हो सैंपल रहेगा, ठीक है। बट अगर ऐसे बोला जा रहा है कि 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और वो डी एक्साइट कहां से कहां कर रहे हैं, राइट, 4 से 1, what are the ways in which they can de-excite? आप सिंपल, मैं तो क्रूड तरीके से काउंटिंग करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। एक हो सकता है कि वो डायरेक्टली 4 से 1 आ जाए, या फिर 4 से 3, 3 से 1, या फिर 4 से 3 आए, या चलो पहले जैसे मैं करता आ रहा था वैसे करता हूँ, पहले 4 से डायरेक्टली 1 कर लेता हूँ, 4 से 2, 2 से 1, ठीक है, 4 से 3, 3 से डायरेक्टली 1, या फिर 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ठीक है। These are the ways in which the de-excitation can happen, है ना। Now, अब मुझसे पूछा जा रहा है that what can be the minimum number of unique photons, right, or basically minimum number of spectral lines। क्या रहेगा आपका आंसर? अगर दोनों के दोनों फोटोन इस तरीके से, दोनों के दोनों एटम इस तरीके से डी एक्साइट हो जाएं, if both atoms de-excite in this way, then only one unique photon is emitted, है कि नहीं? कैसे स्ट्राइक करा, कैसे मुझे समझ में आया ये तो सामने मैंने इतना लिखा तभी समझ में आया ना, लाइक इट वाजंट समथिंग जो कि ऐसे कोई फॉर्मूला था या मुझे अचानक से कहीं से क्लिक हो गया। जब तक मैं ड्रॉ नहीं करूंगा तब तक मुझे वो क्लिक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज मुझे सोचनी है अबाउट द मैक्सिमम नंबर, तो मैं क्या करूंगा, वापस से यही डायग्राम पे दिमाग लगाना चाहूंगा कि मुझे अगर मैक्सिमम नंबर फिगर आउट करना है तो अब मैं कैसे सोचूं, व्हाट इज द वे इन विच मैक्सिमम फोटॉन्स रहेंगे, ठीक है। सिक्स तो आंसर नहीं होगा, सिक्स आंसर होने के लिए क्या है, मुझे बहुत सारे एटम्स चाहिए हैं, बट यहाँ पर 2 ही एटम्स है ना। तो अब आप इन तरीकों में से, ये जो 4 तरीके हैं डी एक्साइटेशन के, इनमें से आप चूज करो, जो आपका मन है वो आप चूज करो, ठीक है। एंड देन डू अ काउंट ऑफ हाउ मेनी यूनिक फोटॉन्स वुड बी एमिटेड, ठीक है। जस्ट करना पड़ेगा, मतलब इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। अब मैं जब ये करने बैठता हूं तो अगर मैं ये सोचता हूं कि दोनों के दोनों इस तरीके से डी एक्साइट हो जाएंगे तो कितने यूनिक फोटॉन्स निकलेंगे, द आंसर वुड बी 3। अगर दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम इसी तरीके से डी एक्साइट हो गए, बट मान लो एक एटम इस तरीके से डी एक्साइट हुआ और दूसरा वाला इस तरीके से डी एक्साइट हुआ, तो यूनिक फोटॉन्स कितने आ रहे हैं, 4 आ जाएंगे, लाइक
ये वाला तो रिपीटिशन हो गया ना 4 से 3 वाला, तो ठीक है रेपिटेशन हो जाएगा 4 से 3, तो यूनिकनेस तो बस 4 ही फोटॉन्स की रहेगी। और अब आपको चाहिए तो आप और कोई सा भी कॉम्बिनेशन फिगर आउट करने की कोशिश कर लो, ठीक है। टर्न्स आउट दैट दिस इज द मैक्स ओनली दैट कैन बी seen when there are only 2 photons. Okay, and hence the answer A option, minimum 1 maximum 4, ठीक है। ड्रॉ करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा दैट यू हैव सम फॉर्मूला जिससे मैंने फटाफट निकाल लिया। सामने सामने बैठ के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है। इज दिस क्लियर? हम्म 6 क्यों नहीं आएंगे, गार्गी का क्वेश्चन है। देखो 6 आने के लिए, ठीक है, फॉर 6 फोटॉन्स टू बी सीन मेरे पास में ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए ताकि वो ये डी एक्साइटेशंस शो करके, ठीक है, मान लो मेरे पास अगर 3 एटम होते, ठीक है, 3 एटम में एक एटम ऐसे डी एक्साइट हो जाता, एक ऐसे हो जाता और तीसरा वाला ऐसे हो जाता, तो भी कितने यूनिक फोटॉन्स आ रहे हैं गार्गी? 5 ही आए। अब मान लो चौथा एटम होता जो कि ऐसे डी एक्साइट कर जाता, अब कितने यूनिक फोटॉन्स आ रहे हैं? 6। तो कहना इससे कि मेरे पास एटलीस्ट 4 या 4 से ज्यादा एटम्स होते तो चांस था कि 6 यूनिक फोटॉन्स निकल जाए, ठीक है। व्हेन वी से सैंपल, सैंपल में तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हैं बहुत सारे हैं, मतलब मिलियंस एंड बिलियंस एटम्स हैं, तो फिर उसमें क्या होता है दैट सारे टाइप के डी एक्साइटेशन होना प्रोबेबल हो जाता है, ठीक है। नहीं नहीं आशुतोष, स्पेक्ट्रल लाइंस तो हमेशा यूनिक होंगी। आप नोटिस करना, आई एम आइदर यूजिंग द वर्ड स्पेक्ट्रल लाइंस और यूनिक फोटोन, ठीक है। यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन जैसा कुछ नहीं होगा, यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन तो हमेशा यूनिक ही होंगी ना। ऑल राइट, क्लियर है ये? ठीक है, नाउ इसके बेसिस पे यू शुड बी एबल टू डू सम क्वेश्चंस। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बुकलेट के क्वेश्चंस, वो आप अटेम्प्ट करो। इनफैक्ट अब आप जो मैंने होमवर्क दिया था डीपीपीस का, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस को अब आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो let me do this thing, let me figure out some suitable date and time, and फिर मैं एक डाउट सेशन रख लेता हूँ जिसमें जो आज मैं होमवर्क दूंगा एज वेल एज जो पिछला होमवर्क था उसका डिस्कशन हम लोग एक साथ कर सकें, ठीक है। ऑल्दो आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, प्रॉब्लम्स ईज आउट करने के लिए, मैं जो होमवर्क आपको दूंगा उसका मैं वीडियो एक्सप्लेनेशन भी शेयर कर दूंगा आपके साथ में, जैसे मैंने पिछले होमवर्क के साथ में करा था, ठीक है। उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा तो आप खुद से भी कुछ कुछ डाउट्स प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाउएवर आई एम स्टिल गोइंग टू फिगर आउट, अगर मेरे शेड्यूल में टाइम मिलता है तो एक छोटा सा आधा घंटा 1 घंटे का कोई डाउट सेशन रख के विल ट्राई टू सी इफ वी कैन डिस्कस दोज डाउट्स, ठीक है। ऑल राइट, सो आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। एनी क्वेश्चंस, एनी कंसर्न्स यू वुड वांट टू आस्क?
जेई में तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही आते हैं कुणाल, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी रहते हैं बट ज्यादातर न्यूमेरिकल सॉल्विंग रहती है। और कोई क्वेश्चन? चल ठीक है देन, थैंक यू गाइस। मैं आपके साथ में नोट्स, रिकॉर्डिंग एज वेल एज होमवर्क तीनों शेयर कर दूंगा। हाँ, मैं बताता हूँ प्रणीत बुक कौन सी रेफर करनी है। आई थिंक मे बी आफ्टर अ क्लास और टू देन आई विल टेल यू। अभी तो करंटली इनफ लोड है आपके पास में, ठीक है। मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कौन सी बुक देखने का है, सॉल्व करने का है। थ्योरी के लिए तो आप एनसीईआरटी पढ़ ही सकते हो बट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऑल राइट, चलो, थैंक यू गाइस, बाय बाय।